नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और मैं आपका साथी, आपका दोस्त, आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास नोट्स, जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चनों का रिवीजन आज हम करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत सारे फैक्टों को देखेंगे। सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए सभी ललन टॉप प्रश्न और मेरे द्वारा जो एफर्ट लगाए गए हैं वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में ISA, और इसमें कुल सदस्यों की संख्या हो चुकी है 95। तो हाल ही में इसका जो सदस्य देश बना है 95वां, वो बना है चिली। ठीक है, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नाम से इसे जाना जाता है। और इसके बारे में खास बात यह है कि एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका हेडक्वार्टर अपने भारत में है, तो वो है ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा जानना है आपको। ISA की स्थापना कब हुई थी? 2015 में भारत और फ्रांस के द्वारा मिलकर इसकी स्थापना की गई थी। जब COP21 आपका पेरिस में हुआ था उस समय इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो गुरुग्राम, हरियाणा में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय भारत में है, तो इसका मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा में। और इसके हेड हैं वर्तमान में अजय सिंह। कौन है? अजय सिंह इसके हेड हैं। तो इसका हाल ही में 95वां सदस्य देश बना है चिली। वही चिली जिसकी राजधानी क्या है? सेंटियागो। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं ग्रेवियल बोरिक। यह सबसे लंबा देश है आपका। और कहाँ पर पड़ता है? तो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है ये। माउंट एकांगुआ ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। और शुष्क मरुस्थल कौन सा है आपका? अटाकामा मरुस्थल है। ये भी आपको याद रखना है। देखिए, आपको दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप दिखाता हूँ मैं एक बार। देखिए, आप सभी लोग देख रहे होंगे, ये है आपका क्या? ये है आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में यही एक देश है आपको जो दिख रहा होगा रेड कलर का, ये वाला। ये पूरा का पूरा देश कौन सा है आपका? तो ये है आपका चिली देश है। ठीक है, चिली देश जिसकी राजधानी मैंने आपको बताई क्या है? सेंटियागो। सेंटियागो इसकी देश की राजधानी है। और इसकी सीमा किससे नहीं लगती है? तो ब्राज़ील से इसकी सीमा नहीं लगती है, जो कि इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। इसकी सीमा इससे नहीं लगती है। एक और देश है जिसकी सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती है, तो वो है इक्वाडोर। कौन सा है? इक्वाडोर की सीमा भी किससे नहीं लगती? ब्राज़ील से नहीं लगती। जबकि आपको पता है कि दो देश ऐसे हैं जो यहाँ के ऐसे हैं जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती, तो वो देश हैं आपके दो। एक है आपका पराग्वे और एक है आपका बोलीविया। कौन सा? पराग्वे और बोलीविया दो देश हैं जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती। बाकी 11 देशों की सीमा किससे लगती है? समुद्र से लगती है। ठीक है, तो ये भी आप सभी को याद रखना है। देखिए, कुछ समय पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था, ये लगभग 1 नवंबर या 2 नवंबर की बात होगी जब मैंने आपको इस क्वेश्चन को पढ़ाया था। FATF की ग्रे लिस्ट से किसको बाहर किया गया था? तो हाल ही में किसको? कैमोन आइलैंड को किया गया था, पनामा को किया गया था, और जॉर्डन को किया गया था, और अल्बानिया को किया गया था। ठीक है, पनामा की राजधानी क्या है? पनामा सिटी। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, और अल्बानिया की राजधानी तिराना। इन चारों ही देशों को किससे अलग किया गया था? FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया था। FATF मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। और इसकी नई कंट्री जो सदस्य देश बनी थी वो कौन सी थी? इंडोनेशिया थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में हुई थी। और इसके हेड कौन है वर्तमान में? टी राजा कुमार, ये सिंगापुर के हैं। तो ये सभी को आपको याद रखना था। अब देखिए, ऐसे ही मैं आपको बताऊं कि अफ्रीका यानी कि एशियन महाद्वीप जो है, एशियन नहीं कहेंगे, इसी को बोलेंगे आसियान। आप कहना थोड़ा सा आसियान। पानी नहीं पिया है इस वजह से क्या हुआ था, थोड़ा सा जीभ अटक रही थी, लेकिन अब पानी पी लिया है तो पूरा साफ साफ बोलूँगा। देखिए, ये है आपका आसियान। और आसियान का 11वां सदस्य देश बना था आपका तिमोर लिस्ते। ऐसे G20 था, G20 अब क्या बन गया? G21 बन गया है, क्योंकि इसमें एक नया सदस्य देश शामिल हुआ है। यह है अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन क्या है? एक संघ है जो इसका क्या बना है? 21वां सदस्य बना है। ये क्या है? संघ या संस्थान। क्योंकि जो हमारा G20 है, G20 में 19 तो देश हैं और 2 आपके क्या होंगे? संघ या संस्थान हो गए। एक है आपका यूरोपियन यूनियन, इसमें 27 देश हैं, और अफ्रीकन यूनियन में 55 देश हैं। कितने हैं? 55 देश हैं। वैसे आप क्या रखें? नाटो का नवीनतम देश कौन सा है? फिनलैंड, ये इसका 31वां देश था। सार्क का नवीनतम देश कौन सा है? तो ये 8वां देश है अफगानिस्तान, 2007 में शामिल हुआ था। SCO का नवीनतम देश कौन सा है? तो यह ईरान, ये 90 नंबर का था। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम देश कौन सा है? तो यह है मिस्र, और ये 6 नंबर का था। ब्रिक्स में हाल ही में आप सभी को बताया 6 नए देशों को शामिल किया जाएगा जनवरी 2024 से। अब इसमें कितने देश हो जाएंगे? 11 देश हो जाएंगे। UNO का 193वां देश कौन सा है? तो ये है दक्षिणी सूडान। IMF का 90वां देश कौन सा है? तो वो है अंडोरा। और कॉमनवेल्थ में 2 नए देश जुड़े थे, गैबोन और टोगो। अब कॉमनवेल्थ में कुल देशों की संख्या कितनी होगी? 56। तो आई होप आपको ये पुराना क्वेश्चन और जो मैंने आपको बताया है ये सारे के फैक्ट समझ में आए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छे से और इन सभी फैक्टों को अपने पास रखिए।
जिससे कि आपको बेहतरीन रिवीजन हो सके आप सभी का, और आप सभी लोग यहाँ से इन सभी चीज़ों को रट सकें, याद कर सकें, क्योंकि ये चीज़ ही आपको बार बार आपके परीक्षाओं में पूछी जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपसे ये पूछा जाएगा, RO ARO का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन होगा अगर ये बना करंट अफेयर की दृष्टि से। ठीक है, तो आप सभी को बना कर रखना है इस क्वेश्चन को अपने लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर भी मैंने आप सभी के लिए बहुत सारे फैक्ट तैयार किए हैं, इनको सभी को आपको देखना है। तो क्वेश्चन आपका बहुत ही छोटा सा है, इसका आंसर भी छोटा सा आपको याद रखना है, लेकिन इसके जो फैक्ट हैं वो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कराने वाला हूँ। देखिए, वैश्विक बोगोटा घोषणा का संबंध किससे है? तो वैश्विक बोगोटा जो आपका एक घोषणा पत्र जारी किया गया है, इसका संबंध है, एक है रिवर डॉल्फिन की 6 प्रजातियों के संरक्षण से है। क्योंकि रिवर जो डॉल्फिन है, यानी मीठे पानी की जो डॉल्फिन है, ये 6 प्रकार की इनकी प्रजाति हैं और ये कैसी हो रही हैं? विलुप्त होने की कगार पर हैं। इसलिए इनके संरक्षण के लिए एक घोषणा पत्र जारी किया गया है और इसमें 11 देश शामिल हुए हैं। कितने? 11 देश। ठीक है, आप सभी याद रखना। बोगोटा ये किसकी राजधानी है? तो एक देश है जिसका नाम है कोलंबिया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, दक्षिण अमेरिका में ही स्थित है आपका देश कोलंबिया। ठीक है, तो इसकी राजधानी बोगोटा, यहीं पर इसको क्या किया गया है? हाल ही में लॉन्च किया गया था। और इसमें 11 देश हैं। इन 11 देशों में 4 देश किसके हैं? तो एशिया के हैं, और बाकी के जो बचे आपके कितने देश बचे? तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कितने देश बचे आपके। साउथ अमेरिका के कितने देश बचे, तो ये आपको बताना है। तो देखिए कितने देश बचे? 7। जी हाँ, मैं देख पा रहा हूँ सभी कमेंट। कितने बचे? 7 देश। इसमें किसके हैं? साउथ अमेरिका के हैं। देखिए कौन कौन से वो 11 देश हैं। इन 11 देशों के नाम भी आपको यहाँ पर पता चल जाएंगे, इनकी राजधानियाँ भी पता चल जाएंगी, और इसके साथ साथ एक एक करंट अफेयर का क्वेश्चन भी इनका पता चल जाएगा। तो एक देश है इसका बांग्लादेश, जिसकी राजधानी क्या है? ढाका। इसकी मुद्रा क्या है? टका। और हाल ही में आपको बताया है कि जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, उनकी बेटी का नाम है साइमा बजाद, यानी कि आपकी शेख हसीना जो है, उनकी बेटी का नाम है साइमा बजाद, और हाल ही में ये WHO की क्षेत्रीय निदेशक बनाई गई थी। ठीक है, ऐसे ही बोलीविया, इसकी राजधानी लापाज, और ये विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है लापाज, और यहीं पर हाल ही में आपको बताया विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु संयंत्र भी लगाया जा रहा है। ब्राज़ील की राजधानी क्या है? तो यहाँ की राजधानी है, नई राजधानी है ब्राज़ीलिया, और यहाँ के नए राष्ट्रपति कौन बने? लूला डी सिल्वा। ये आपको याद रखना है। ऐसे ही इसका एक देश है, कौन सा? कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नोम है, और यहाँ पर सबसे बड़ा आपका मंदिर है जो कि विष्णु भगवान का मंदिर है। कमेंट बॉक्स में बताइए उस मंदिर का नाम क्या है। ऐसे कोलंबिया की अगर हम बात करें तो कोलंबिया की राजधानी क्या है? बगोटा, और इससे कौन सी रेखा होकर गुजरती है? तो विषुवत रेखा होकर गुजरती है। ऐसे इक्वाडोर, इससे भी विषुवत रेखा होकर गुजरती है, इसकी राजधानी क्वेटो। और माउंट पैक्सी जो ज्वालामुखी है वो यहीं पर स्थित है। सबसे ऊंचाई पर स्थित जो आपका सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा? माउंट कोटोपैक्सी है। भारत के बारे में आप जानते ही हैं, नई दिल्ली, इसके बारे में भी फैक्ट बताने वाला हूँ, कुछ बेहतरीन से फैक्ट। और जब भी आपके सामने दिल्ली आए, उन फैक्टों को एक बार जरूर रिकॉल करना, और RO ARO के लिए वो फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आगे बताऊँगा आपको। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू, और काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है? तो सार्क का। सार्क में कुल कितने देश हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। सार्क में कुल कितने देश हैं, और इसका हेडक्वार्टर मैंने बता दिया आपको कहाँ पर है। तो ये है आपका काठमांडू, नेपाल में। 9वां कौन सा देश है इसमें? पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। और हाल ही में आपको बताया है कि पाकिस्तान ने अबाबिल और शाहीन मिसाइल का क्या किया था? परीक्षण किया था। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा, और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है? डीमा। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा, और इसके राष्ट्रपति का नाम क्या है? डीमा। ऐसे करके याद रख लेना। देखिए पेरू के बारे में एक और चीज़ याद आपको रखनी है कि सबसे पहले जो आलू की खेती की गई थी वो कहाँ की गई थी? पेरू में ही की गई थी। लेकिन आपसे पूछे कि आलू यूरोप महाद्वीप में सबसे पहले आलू की खेती किसने की थी? तो स्पेन ने की थी। किसने की थी? स्पेन ने की थी। लेकिन भारतीय यानी भारत को आलू की खेती किसने सिखाई थी? तो वो पुर्तगालियों ने सिखाई थी। किसने सिखाई थी? पुर्तगालियों ने सिखाई थी। ये भी आपको याद रखना है। ऐसी वेनेजुएला की राजधानी काराकस, और यहाँ की मुद्रा का नाम है बोलीवर, और यहाँ पर सबसे ऊंचा आपका जलप्रपात है वो है एंजल वाटरफॉल। इसके बारे में भी आपको याद रखना है। तो आई होप आपको ये 11 देश, आप 11 देश याद रखिए ना रखिए, लेकिन इनके फैक्टों को जरूर याद रखना, ताकि आपकी परीक्षाओं में इन फैक्टों से कोई भी क्वेश्चन अगर बने तो आप उनको उनकी खोपड़ी में छेद कर सकें। ठीक है, तो उसी के हिसाब से मैंने आपको ये 11 देश करा दिए, जिसके बारे में आपको बता सकूं सारी की सारी बातें आपको बता सकूं। ठीक है, एक दो आपके लेवल टॉप क्वेश्चन है, इनको देख लीजिए। जैसे ब्लैचले घोषणा पत्र, ये UK के द्वारा हाल ही में जारी किया गया था, और AI सुरक्षा यानी जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी सुरक्षा पर रखने के लिए इसको क्या किया था? लॉन्च किया गया था। राजकीय जलीय जीव यूपी का किसको बनाया गया था? हाल ही में डॉल्फिन को बनाया गया था। और डॉल्फिन को कब राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया? तो 5 अक्टूबर 2009 को दिया गया था। प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड किसे दिया गया? तो नागा बटालियन को दिया गया है। ठीक है, नागा बटालियन ये कहाँ की? आपकी लद्दाख की है। इसको प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका? तो सुल्तान जौहर कप, इसका संबंध किससे? हॉकी से है।
2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो देखिए इसका आयोजन चल रहा था मलेशिया में। इसमें कुल 8 टीमों ने भाग लिया था। इसका ये 11वां संस्करण था। और कौन से स्टेडियम में इसका आयोजन चल रहा था? तो तन्मया स्टेडियम मलेशिया में ही स्थित है। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और इसकी मुद्रा का नाम क्या है? रिंगिट। क्या नाम है? रिंगिट इसकी मुद्रा का नाम है। ठीक है, देखिए मलेशिया की अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा मलेशिया एक देश था, आप कह सकते हैं, है ना। मलेशिया का पूरा एक देश था, लेकिन मलेशिया के कुछ समय बाद ऐसे करके ये 2 भागों में बट गया, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो था इसका पानी से दब गया। तो मलेशिया का ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर इसके यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है सिंगापुर, और मलेशिया का जो पूर्वी हिस्सा है यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है ब्रुनेई। ये भी आप सभी को याद रखना, ठीक है। तो आपसे पूछिए कि मलेशिया के पूर्वी भाग पर कौन सा देश है? तो ब्रुनेई है। और मलेशिया के पश्चिमी भाग पर कौन सा देश है? तो ये है आपका सिंगापुर। ठीक है, कौन है? सिंगापुर। तो ये भी आप सभी को याद रखना है। अब देखिए हाल ही में इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो जर्मनी ने जीता है। सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और ब्रॉन्ज मेडल जीता है अपने भारत ने, किसको हराकर? मच्छर को हराकर। किसको जीता है? मच्छर, यानी कि पाकिस्तान को हराकर यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है भारत ने। ठीक है, अब देखिए कुछ स्पेशल फैक्ट हैं आपके लिए जिन्हें आपको याद रखना है। पहले तो हॉकी स्पेशल हमारे फैक्ट देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो एशियाई खेलों में हॉकी में कौन सा खेल भारत ने कौन सा मेडल जीता? तो गोल्ड मेडल जीता। हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन अपने भारत में चल रहा था, यानी उड़ीसा में 2 स्टेडियम थे, एक तो कलिंगा स्टेडियम था और एक था राउरकेला स्टेडियम, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। तो जर्मनी ने इसे जीत लिया है बेल्जियम को हराकर, ये इसका 15वां संस्करण था। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में कौन सा पदक जीता था भारत ने? तो कांस्य पदक जीता था। और आप सभी को पता है टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक क्या थी? तो 48 थी। और भारत ने पदक जीते थे तो 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 आपके कांस्य पदक जीते थे। देखिए कुछ ट्रॉफी आपकी, जैसे रणजी ट्रॉफी, ये किसने जीती है? आपकी बेंगलोर ने जीती है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी ये कर्नाटक ने जीती है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। वीनू मार्कंडे ट्रॉफी मुंबई ने जीती है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। दिलीप ट्रॉफी दक्षिणी क्षेत्र ने जीती है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। डूरंड कप किसने जीता है? मोहन बगान ने जीता है। क्रिकेट से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। एशिया कप भारत ने जीता है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। IPL 2023 का विजेता कौन है? तो चेन्नई है। और ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। ऐसी ओवेर कप और थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। देखिए ओवेर कप जो होता है वो महिलाओं के लिए होता है और थॉमस कप जो होता है वो पुरुषों के लिए होता है। ठीक है, ये भी आप सभी का रखना है। अब कमेंट बॉक्स में एक आंसर बताइए कि IPL 2023 जो हुआ था आपका, है ना, इसमें पर्पल कैप किसको दिया गया था और ऑरेंज कैप किसको दिया गया है? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि IPL 2023 में पर्पल कैप किसको दिया गया और ऑरेंज कैप किसको दिया गया। दोनों के ही नाम आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं देखना चाहूँगा किसका आंसर सही आता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका मेकिंग अवर फ्यूचर। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं करंट अफेयर से। अगर आप देखें पेट के एग्जाम की दृष्टि से देखें तो आपको पता ही चल जाएगा कि क्या लेवल रहा है इस बार एग्जाम का। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना आप लोग। मेकिंग अवर फ्यूचर, न्यू डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है लेकिन इसका आंसर छोटा सा ही है। एंड UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसकी क्या है फुल फॉर्म है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो भी आपके न्यू डायरेक्शन और ह्यूमन के डेवलपमेंट जो कार्य किए जाते हैं उससे संबंधित इसको जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि इस रिपोर्ट के अनुसार गरीबी तो कम हुई है लेकिन असमानताएं बढ़ी हैं। यानी कि जो आपकी गरीबी थी कितनी? 25% थी और वो अब 10% घटकर कहाँ तक पहुँच गई है? 15% तक पहुँच गई है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक कराऊंगा और एक सूचकांक आपको जो बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है, प्यारा क्वेश्चन रहेगा अगर बना तो। NPS वरीयता सूचकांक किसने जारी किया? तो HDFC बैंक ने जारी किया था NPS वरीयता सूचकांक। अब आपको कुछ सूचकांक कराता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ कौन कौन से सूचकांक है जो आपको याद रखने हैं। देखिए उस दिन मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि एडेग्लिव हुरुन इंडिया परोपकारी सूचकांक, है ना, सूची जारी की गई थी 2023 में और इसमें बताया गया था दानदाताओं की सूची के बारे में बताया गया था। जैसे टॉप पर कौन थे इसमें? तो शिव नादर थे, HCL कंपनी से संबंधित हैं। आप सभी को पता है 2042 करोड़ रुपए इन्होंने दान किया है। सेकंड थे आपके अजीत प्रेम जी, इन्होंने 1774 करोड़ इन्होंने रुपया दान किया है। थर्ड पर कौन थे? आपके मुकेश अंबानी। चौथे पर थे आपके गौतम मंगलम बिरला और 5वें पर थे आपके गौतम अडानी। ठीक है, महिलाओं में अगर हम देखें तो दान करने में से इस पर कौन थी? तो महिलाओं में दान करने में से थी आपकी रोहिणी नीलकंठमणि। ठीक है, 170 करोड़ रुपए इन्होंने किया था। जबकि परोपकारी राजधानियों में देखें हम तो मुंबई पहले पर था और दूसरे पर कौन था? तो दिल्ली था। अब ऐसे ही आपको याद रखना है कुछ आपके सूचकांक हैं, वो तो मैंने आपको पुराना क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको रिवाइज करा दिया। अब देखिए ये भी आपको रिवाइज करना है। जैसे विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक है 126, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक है 126, वैश्विक भुखमरी में भारत की रैंक है 111, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक है 161,
वैश्विक लैंगिक अंतराल में यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 127 है। पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 4थी है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है, तो माफ करना, इसमें आपका टॉप पर राज्य कौन सा है, कर्नाटक, और बॉटम पर राज्य कौन सा है आपका, तो यूपी है। मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक है 132, और एनर्जी ट्रांसमिशन इसमें भारत की रैंक है 67। ठीक है, तो ये कुछ आपके इंडेक्स हैं, इनको मैंने आपको रिवाइज कराया है, पुराने वाला भी क्वेश्चन रिवाइज कराया है। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, धीरे धीरे करके एक एक करके, अगर आप एक दिन में एक भी सूचकांक याद करेंगे तो ये 10-12 जो सूचकांक हैं आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के बाद चल समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, ऑपरेशन ऑल क्लियर। ऑपरेशन ऑल क्लियर ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऑपरेशन ऑल क्लियर चर्चा में क्यों आया है। तो भूटान के नरेश हैं जिनका नाम है नाग्याल बांगचुंग। कौन है, भूटान के नरेश यानी भूटान के राजा हैं नाग्याल बांगचुंग। ये भारत यात्रा पर आए हैं पहली बार, 3 दिवसीय यात्रा के लिए भारत पर आए हैं। और कहाँ पर आए हैं, किस राज्य में आए हैं, असम में आए हैं। असम की सीमा भूटान से लगती है, आप सभी को पता है। अच्छा, हुआ क्या था, किससे संबंधित है ऑपरेशन ऑल क्लियर, तो सन 2003 में असम के कुछ विद्रोही भूटान में शिविर किया था। असम के कुछ विद्रोहियों ने भूटान में एक शिविर शुरू किया था। इसी शिविर को समाप्त करने के लिए भूटान के द्वारा एक ऑपरेशन ऑल क्लियर चलाया गया था, है ना। कौन सा, ऑपरेशन ऑल क्लियर चलाया गया था। तो इसीलिए ये क्या है, चर्चा का विषय बना हुआ है। तो भूटान नरेश भारत के किसके दौरे पर आए हैं, तो आपसे ये पुराना क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है, आपको याद रखना है ऑपरेशन ऑल क्लियर। अब देखिए भूटान की बात आई है तो भूटान से संबंधित सारे फैक्टरों पर हम चर्चा करेंगे पहले, और उसके बाद कुछ आपके ऑपरेशन रहेंगे उन पर भी चर्चा करेंगे। तो भूटान, इसकी राजधानी क्या है, तो थिम्पू है इसकी राजधानी। और भारत की कितनी सीमा भूटान के साथ लगती है, तो 699 किलोमीटर भारत की सीमा भूटान के साथ लगती है। कौन कौन से राज्य भारत के लगते हैं भूटान के साथ, तो सिक्किम लगता है, पश्चिम बंगाल लगता है, असम लगता है, और अरुणाचल प्रदेश भी लगता है। ये हमें याद रखना है। देखिए एक क्वेश्चन आया था सबसे पहले जब आपका पैट का एग्जाम हुआ था, तो उसमें पूछा गया था लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को बोला जाता है, तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट बोला जाता है आपका भूटान को। ठीक है, एक पहाड़ी देश है, और इसे पहाड़ी देश से कोई क्या बोला गया यहाँ पर, जब एक छोटी सी कंट्री जब 2 बड़ी कंट्रियों के बीच में दबी होती है तो उसे हम बोलते हैं बफर कंट्री। तो जो भूटान है कैसी है, बफर कंट्री, आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे होता है लैंड लॉक कंट्री, तो जब बड़े देशों के बीच में थोड़ा सा बड़ा सा देश आता है तो उसे हम लैंड लॉक कंट्री बोल देते हैं, जिसकी सीमा किसी भी सागर से नहीं लगती, किसी भी समुद्र से नहीं लगती है, तो उसे हम लैंड लॉक कंट्री बोल देते हैं, यानी स्थल अवरुद्ध बोल देते हैं। लेकिन छोटी सी कंट्री बड़े देशों के बीच में हो तो उसे बफर कंट्री बोलते हैं। तो भूटान क्या है, एक बफर कंट्री है। नेपाल क्या है, एक बफर कंट्री है, ये आपको याद रखना है। ऐसी अंडोरा क्या है, एक बफर कंट्री है। ठीक है, अंडोरा, इसका नाम सुना ही होगा आपने, अंडोरा का नाम सुना है, अंडोरा। अंडोरा ये है आपका स्पेन और ये है आपका फ्रांस, इन दोनों के बीच में एक पर्वतीय देश है, छोटा सा, बहुत छोटा सा देश है जिसका नाम है अंडोरा। और अंडोरा के बारे में आपने सुना होगा, IMF का 190वां देश कौन सा है, अंडोरा है ना। अब देखिए कुछ प्रमुख ऑपरेशन आपके, ये ऑपरेशन आपको याद रखने होंगे, कौन कौन से ये ऑपरेशन है देखते हैं। देखिए उस दिन करंट अफेयर में मैंने आपको एक ऑपरेशन पढ़ाया था, ऑपरेशन बाइसन, इसको भी रिकॉल करा दे रहा हूँ एक बार। ऑपरेशन बाइसन ये लद्दाख में 1 नवंबर 1948 में जोजिला में भारत ने पाकिस्तान को हराया था, तो उसी के उपलक्ष्य में ऑपरेशन बाइसन चलाया गया था। जोजिला जो कि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, रिकॉल करा दिया थोड़ा सा। अब देखिए ऑपरेशन मेघदूत, ये 1984 में सियाचिन की विजय पर इसको चलाया गया था, पाकिस्तान को हराने के लिए ऑपरेशन विजय को स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन पोलो 1948 में हैदराबाद का भारत में विलय किया गया था, निजामों से इसे आज़ाद कराया गया था। ऑपरेशन कावेरी ये सूडान में चलाया गया था। क्यों चलाया गया था, तो आप सभी को पता है कि सूडान में आपका क्या हो गया था, तख्ता पलट की एक संभावना देखी गई थी, जिसके तहत भारतीयों को बाहर निकालने के लिए। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया की मदद करने के लिए, क्यों यहाँ पर 7.8 तीव्रता का क्या आया था, भूकंप आया था। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि भूकंप की तीव्रता किस में नापते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए भूकंप की तीव्रता किस में नापते हैं। और भूकंप के तहत जो आपकी वेव आती हैं, उन वेवों में सबसे ज़्यादा घातक वेव कौन सी होती है, जिसकी तीव्रता सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा की अगर हम बात करें तो ये यूक्रेन में, आप सभी को पता है रूस और यूक्रेन के मध्य क्या हुआ, युद्ध हो रहा है, और उसी के चलते अपने भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा ये म्यांमार में आए चक्रवात से भारतीयों को और म्यांमार की मदद करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन अजय ये इजराइल और आपको पता है फिलिस्तीन के मध्य क्या चला, युद्ध चल रहा है, तो भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन इजराइल अजय चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति ये अफगानिस्तान से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड ये इजराइल ने हमास के खिलाफ चलाया है, और ऑपरेशन अलास्का ये हमास ने इजराइल पर चलाया है। तो करंट के भी इसमें कुछ ऑपरेशन है, आपके कुछ पुराने भी ऑपरेशन है जो आपके लिए याद होने चाहिए, जैसे ऑपरेशन पोलो और ऑपरेशन मेघदूत। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद तो आ रहे होंगे, मेरे द्वारा लगाए जा रहे एफर्ट आपको पसंद आ रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए एटमैन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला गया है? तो एटमैन क्या है ये? तो एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स, ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। और आईआईटी कानपुर ने वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए इसको लॉन्च किया है। देखिए कानपुर की अगर हम बात करें तो गंगा किनारे सबसे बड़ा शहर है, आपको पता है। और भारतीय दलहन अनुसंधान और भारतीय कृषि अनुसंधान ये कहाँ पर मिलेगा आपको? तो कानपुर में ही मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ कार्य देख लीजिए, जैसे आईआईटी के कुछ कार्य हैं, जैसे ऑपरेशन कार्टू किसने चलाया था? ऑपरेशन आईआईटी मद्रास ने चलाया था, है ना, ये भी वायु गुणवत्ता से संबंधित था आपका। किसान ऐप किसने लॉन्च किया था? तो आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी गुवाहाटी में कौन से सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया था? तो परम कामरूप को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, लीप अहेड। लीप अहेड यानी ये इसका मतलब क्या है, इसको आपको देखना है। तो स्टार्टअप को बढ़ाना है, स्किल अप को कराना है और मेंटरशिप प्रोग्राम और फंड को इकट्ठा करना है। तो उसके लिए लीप अहेड प्रोग्राम चला गया है आपका। माइटी मिनिस्ट्री यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है आपकी, इसे हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी के नाम से जाना जाता है। इसके मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव जी आपके रेल मंत्री भी हैं वर्तमान में। अब कुछ ललन टॉप प्रश्न देख लीजिए, जैसे कि नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाते हैं? 16 जनवरी को। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये आपका यूपी की है। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट ये किसकी है? यूपी की है। सीएम ग्राम गाड़ी स्कीम किसकी है? तो ये झारखंड की है। लाडली बहना स्कीम किसकी है? मध्य प्रदेश की है। हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा। और हर घर गंगा जल वाला पहला राज्य कौन सा है, या योजना वाला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका बिहार। ठीक है, बिहार अभी काफ़ी चर्चा का विषय हुआ है नीतीश के कारण, क्योंकि नीतीश ने विधानसभा में जो आपके कुछ बयान दिए हैं उसके कारण बहुत ज़्यादा चर्चा में बने हुए नीतीश कुमार जी। ठीक है, और वहाँ की जनता, वहाँ की विपक्ष दल के जो पार्टी है वो उनसे इस्तीफे की मांग कर रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन सी है? तो एफडीआई क्या होता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। और किस क्षेत्र में? रक्षा के क्षेत्र में, यानी डिफेंस के क्षेत्र में 100% प्राप्त किया किसने? तो एक कंपनी जिसका नाम है साव कंपनी। सामान्यतः अगर हम देखें एफडीआई जो पाने की उम्मीद होती है वो 74% तक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 100% एफडीआई प्राप्त किया है। ये एक साव जो कंपनी एक रॉकेट निर्माण कंपनी है, और कंधे पर रखकर जो आपके रॉकेट चलाए जाते हैं ना, उस कंपनी के साव कंपनी के द्वारा ऐसे रॉकेट बनाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए आपके लिए कुछ रक्षा संबंधित यंत्र हैं आपके, उनके बारे में बताता हूँ। कि मैं लगता है उसकी स्लाइड लगाना भूल गया हूँ, तो नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा मौका मिलेगा तब हम उसे लगाएंगे जरूर और कराऊंगा मैं आपको। देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इंडियन आर्मी के द्वारा इसका आयोजन किया गया है दक्षिणी एशिया में सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने के लिए, यानी डिफेंस और पीस को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया में एक चाणक्य रक्षा सम्मान का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। अब नई दिल्ली से आपको 3 बातें याद रखनी है। देखिए नई दिल्ली में ही आपको पता है जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, 1931 में ये किया गया था। देखिए 3 बार दिल्ली दरबार लगाया आपका, कितने बार? 3 बार दिल्ली दरबार लगा है आपका। एक बार लगा था दिल्ली दरबार 1877 में। कब लगा था? 1877 में। और उस समय आपका वायसराय कौन था? तो लिटन था। कौन था? लिटन। फिर एक बार आपका लगाया कब? तो 1903 में लगा था, और उस समय आपका जो कौन था वायसराय? वो था कर्जन। और तीसरी बार आपका कब लगाया दिल्ली दरबार? तो 1911 में, और उस समय था लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। तो ये भी आपको याद रखना है कि 3 बार आपका दिल्ली दरबार लगाया, 1877, 1903 और 1911 में। और दिल्ली को राजधानी बनाया जाएगा। तो ये दिल्ली को राजधानी बनाया जाएगा 1911 में इसकी बात कही गई थी, और घोषणा कब की गई थी? 1911 में ही, लेकिन बनी कब थी? 1912 में दिल्ली आपकी राजधानी बनती है। लेकिन दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब दिया गया था? तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था 69वें संविधान संशोधन के द्वारा, है ना, 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें नवंबर माह के आपके लिए कुछ दिवस मैं कराने वाला हूँ। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? देखिए काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। आप लोग तुरंत ही जब कैंसर दिवस के बारे में सुनते हैं तो तुरंत ही आप 4 फरवरी का लगा देंगे आंसर, लेकिन यहाँ पर आपको गौर से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन में पूछा गया है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं आपका 7 नवंबर को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये बर्थडे है किसका? बर्थडे है मैडम क्यूरी जी का।
इसके लिए इसको मनाया जाता है। देखिए मैडम क्यूरी के बारे में आपको बताया होगा, रेडियम की खोज जो की थी वो किसने की थी, मैडम क्यूरी ने की थी। इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है, एक बार भौतिक के लिए दिया गया था, भौतिकी के लिए 1903 में, और एक बार रसायन विज्ञान के लिए दिया गया 1911 में। तो मैडम क्यूरी को 2 बार दिया गया आपका भौतिक और रसायन का मतलब पुरस्कार, 1903 में भौतिक का यानी भौतिकी का, और रसायन का दिया गया था 1911 में। नोबेल पुरस्कार आप सभी को पता है कि नोबेल पुरस्कार जो हैं आपके प्रत्येक 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। कब? 10 दिसंबर को दिए जाते हैं, विश्व मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में ये दिए जाते हैं। ठीक है, और इस बार 2023 का भी अनाउंसमेंट हो चुका है, कुछ ही समय में इनको भी दिया जाएगा। अधिक कैंसर की बात आई है तो कैंसर से संबंधित मैंने कुछ फैक्ट लिखे हैं आपके लिए। ये फैक्ट अगर आपने याद कर लिए तो कैंसर से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। देखिए कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी, और कैंसर के अध्ययनकर्ता को क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट। विश्व कैंसर दिवस का मनाते हैं 4 फरवरी को। कैंसर होता क्या है, तो कैंसर एक प्रकार का अनियंत्रित कोशिकाओं की वृद्धि को हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। इसके उपचार की विधि को क्या कहते हैं, कीमोथेरेपी। इसमें किन किरणों का उपयोग किया जाता है, तो गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट 16 एक समस्थानिक इसका उपयोग किया जाता है, और इसकी औषधि है टैक्सोल। कौन सी है, टैक्सोल। देखिए कैंसर का इलाज संभव है, लेकिन कब संभव है, जब इसकी शुरुआत में ही जांच कर ली जाती है। लेकिन एक बार इसने अपनी जड़ पकड़ ली तो बहुत ही कम चांस होते हैं कि व्यक्ति को बचाया जा सके, है ना। तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस आपका 7 नवंबर को मनाया जाता है। अब देख लीजिए ब्रह्मास्त्र आपका 8 है, ये है ना, और ब्रह्मास्त्र 8 है। RO के लिए आगामी परीक्षाओं में बन सकने वाले क्वेश्चन, इनको हम देखेंगे, और दिल्ली पुलिस में भी बनने वाले जो क्वेश्चन होंगे उनको भी हम देखेंगे। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया था, आपके मध्य प्रदेश में। इसमें टॉप पर कौन रहा था, महाराष्ट्र, सेकंड पर रहा था हरियाणा, और तीसरे स्थान पर रहा था आपका कौन, मध्य प्रदेश। शास्त्रीय नृत्य को कब राष्ट्रीय एक आपका क्लासिकल नृत्य बनाया गया था, तो सन 2000 में बनाया गया था। अनुच्छेद 111 ये धन विधेयक के बारे में बताता है, क्या बताता है, धन विधेयक के बारे में ये बताएगा, लोकसभा स्पीकर बताएगा कि कोई भी धन विधेयक है या नहीं। पंडनूनर शैली नृत्य ये इसकी जन्मदाता कौन है, तो अरनवाल वल्ली इसकी जन्मदाता है, इसकी जनक हैं। लोसर उत्सव ये आपका अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में मनाया जाता है। अगर लद्दाख दिया हो तो अरुणाचल प्रदेश नहीं दिया जाएगा, अगर लद्दाख नहीं दिया है तो अरुणाचल प्रदेश दिया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के अनादर को रोकता है, तो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 किसी भी राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के अनादर को रोकता है। देखिए जो आपका शतरंज होता है, शतरंज में प्यादों की संख्या कितनी होती है, 16। जबकि मैं आपसे पूछूं कि शतरंज में खानों की संख्या कितनी होती है, तो ये इनकी संख्या होती है 64। जबकि मैं आपसे पूछूं कि शतरंज दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 20 जुलाई को। जबकि मैं आपसे पूछूं कि शतरंज के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो विश्वनाथ आनंद। लेकिन आपसे पूछूं कि 83वें ग्रैंड मास्टर कौन है, तो वे हैं आदित्य सामंत। लेकिन मैं आपसे पूछूं पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी, तो वे थी विजय लक्ष्मी। लेकिन मैं आपसे पूछूं 24वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन है, तो वह है प्रियंका नोटक्की। 23वीं भी है और 24वीं कौन है, प्रियंका नोटक्की। और हाल ही में बाकू अजरबैजान में शतरंज चैंपियनशिप होती है, उसमें सिल्वर मेडल किसने जीता है, तो ये आपका जीता है किसने, आर प्रज्ञानंद ने। और हाल ही में आर प्रज्ञानंद की बहन ने भी एक आपका शतरंज टूर्नामेंट है उसको भी जीत लिया है। तो शतरंज से इतने सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए एक्टिनाइट श्रेणी ये थोरियम है ना, किसके कारण है, थोरियम कहाँ की मिट्टी मिलता है, तो केरल की मिट्टी मिलता है। बिफोर वी विजिट द गुडनेस ये उपन्यास किसका है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से शुरू की जाती है आर्टिकल 77 के तहत। कर्नाटक संगीत का जनक कौन है, तो पुरंदर दास ये क्या है, कर्नाटक संगीत का जनक है। हुक्का जलप्रपात कहाँ पर है, तो हुक्का जलप्रपात है आपका न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी वेलिंगटन। विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी कौन सी है, तो वेलिंगटन। उसके उत्तरी द्वीप को उत्तरी न्यूजीलैंड कहते हैं और इसके दक्षिणी द्वीप को दक्षिणी न्यूजीलैंड कहते हैं, और इसके बीच में एक आपकी कुक जल संधि बनती है, ये भी आपको याद रखना है। और न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे, तो इनका भी नाम हमें पता है, क्या नाम है इनका, इनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन। क्या है इनका नाम, क्रिस्टोफर लक्सन, ये भी आप सभी को याद रखना है। और ग्रेवियल चक्रवात कहाँ आया था, तो ग्रेवियल चक्रवात भी कुछ समय पहले न्यूजीलैंड में ही आया था। ठीक है, अब ये सभी को याद रखना था ब्रह्मास्त्र से। अब मेरे कुछ फैक्ट हैं, मैं आपको वो कराऊंगा, अगर उसके लिए भी आप थोड़ा सा मुझे समय दे सकते हैं 5 मिनट का, तो जरूर दीजिएगा। वहाँ से भी आपके कुछ फैक्ट बनने वाले हैं आपकी परीक्षाओं में। देखिए ये फैक्ट हैं RO के लिए और आपका दिल्ली पुलिस है ना, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इनको देख ही लीजिए आप लोग। जैसे बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, पिटक। पिटक कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के हैं। और 3 प्रकार के पिटक कौन कौन से हैं आपके, तो पहला है आपका सुत्त पिटक, ठीक है, पहली बौद्ध संधि बनाया गया था। दूसरा है आपका विनय पिटक, इसको भी कब लिखा गया था,
तो इसे भी पहली बौद्ध संगति में लिखा गया था। और तीसरा आपका अभिधम्म पिटक, इसको तीसरी बौद्ध संगति में लिखा गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या कहता है? तो चैत्य मंडल। कौन सा? चैत्य मंडल, या इसी को स्तूप भी कहते हैं। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो ये है अश्वघोष। आपको याद रखना है, अश्वघोष किसके शासनकाल में थे? तो कनिष्क के शासनकाल में थे आपके अश्वघोष। ठीक है, और चौथी बौद्ध संगति में क्या थे ये आप सभी को पता है, तो ये अध्यक्ष थे आपके अश्वघोष। और उपाध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन था? मोगलीपुत्र। ये मोगलीपुत्र वही हैं जिन्होंने अशोक को क्या दिलाया था? तो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट किया था अशोक को। अशोक गद्दी पर कब बैठे थे? तो 269 बीसी में अशोक गद्दी पर बैठते हैं, और इसके 8 साल बाद यानी 261 बीसी में क्या करते हैं आपका? तो कलिंग का युद्ध करते हैं। और उस समय कलिंग की राजधानी क्या थी? तो कलिंग की राजधानी थी तोसली। क्या राजधानी थी? तोसली। देखिए कलिंग, अगर हम बात करें अशोक की, तो अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। और बिंदुसार के पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। आप सभी को याद रखना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो जैन धर्म अपनाया था अपने अंतिम समय में। और अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, जबकि बिंदुसार ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो आजीवक संप्रदाय को अपनाया था। आजीवक संप्रदाय को अपनाया था। तो पिता, पुत्र और पोता, इन तीनों के बारे में याद रखना है कि चंद्रगुप्त का बेटा कौन है? बिंदुसार। और बिंदुसार का बेटा कौन है? अशोक। ठीक है, या क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि अशोक के पिता का नाम क्या है? बिंदुसार। या ऐसे पूछता है कि बिंदुसार के पिता का नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट देखिए आपका हिजरी संवत। तो हिजरी संवत की शुरुआत कब की गई थी? आपकी 622 ईस्वी में, जब आपके मोहम्मद साहब मक्का से मदीना जा रहे थे, उस समय ही इन्होंने क्या किया था? हिजरी संवत की शुरुआत की थी 622 एडी में, ईस्वी में इसे हम कह सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें किसकी, हिजरी संवत की, यानी कि इस्लाम धर्म की, तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? मोहम्मद साहब। ये मैंने आपको पढ़ाया उस दिन, पूरा का पूरा इस्लाम धर्म पढ़ाया था। इस्लाम धर्म को मानने वाला जो होता है वो 5 महाव्रत रखता है। कलमा, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, 5 बार नमाज पढ़ेगा। ठीक है, अपने जो आय होती है उसका 1/4 ज़कात देगा। ठीक है, इसके साथ साथ हज यात्रा करेगा। ये क्या है? 5 महाव्रत हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका सिक्खवाद। सिक्खवाद का प्रवर्तक ये कब हुआ था? 1500 ईस्वी में। आपका इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? हज़रत मोहम्मद साहब। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 में हुआ था, और मक्का में इनका जन्म हुआ था, जबकि मदीना में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ठीक है, मक्का में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हैं आपके ऋषभदेव। लेकिन आपसे पूछिए दूसरे कौन है? तो वे हैं अजीतनाथ। दूसरे कौन है? अजीतनाथ। और तीसरे कौन है? तो वे हैं संभवनाथ। कौन है? संभवनाथ। वहीं पर आपसे पूछा है कि 22 में कौन है? तो 22 में बताना अरस्तीनेम। कौन है? अरस्तीनेम। 23 में पूछे तो कौन है? पार्श्वनाथ। कौन है? पार्श्वनाथ। और 24 में आपसे पूछे तो वो कौन है आपके? तो महावीर स्वामी जी हैं। कौन है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली कुंडल वन में इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी जी का। महावीर स्वामी जी की माता का नाम क्या है? त्रिशला। और पिता का नाम क्या था इनके? तो पिता का नाम था सिद्धार्थ। जबकि सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जबकि महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम था वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। नेक्स्ट देखिए जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन है? तो देखिए क्वेश्चन आ गया, कौन है आपके? महावीर स्वामी जी। जैसा कि मैंने अभी बताया, पहले कौन थे? ऋषभदेव, दूसरे अजीतनाथ, तीसरे संभवनाथ, 22 में अरस्तीनेम, 23 में आपके पार्श्वनाथ, और 24 में महावीर स्वामी। जैन धर्म तीर्थकरों की जीवनी का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कल्पसूत्र में मिलता है। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं शताब्दी में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली कुंडल वन में 540 बीसी में हुआ था। कब? 540 बीसी में हुआ था। देखिए नीचे लिखा हुआ है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 बीसी में। महावीर स्वामी जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में 468 बीसी में हुई थी। जबकि मैं आपसे पूछूं कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 बीसी में हुआ था, जबकि 483 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। जन्म कहाँ हुआ था? तो आप सभी को पता है इनका जन्म हुआ था कुशीनगर में। माफ़ करना, मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। जबकि जन्म इनका कहाँ हुआ था? तो आप सभी लोग याद रखना, मल्ल महाजनपद में हुआ था। मल्ल महाजनपद में हुआ था। कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी जी की मृत्यु हो गई। महावीर स्वामी जी का घराने से तो क्षत्रिय घराने से थे। महावीर स्वामी जी का प्रथम अनुयायी कौन थे? तो जमाली इनके दामाद थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने उपदेश दिए कहाँ पर? बिंबिसार के काल में। बिंबिसार के पिता का नाम क्या था?
तो बिंबिसार के बेटे का नाम क्या था, ये आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में। जैन धर्म 2 संप्रदाय, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या था, मोक्ष। प्रथम जैन संगति कब हुई थी आपकी, 322 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुई थी। और दूसरी बौद्ध संगति हुई थी 512 ईस्वी में, 512 ईस्वी में, और ये कहाँ हुई थी, बल्लभी गुजरात में। ठीक है, ये ईसा पूर्व में हुई थी और ये आपकी कब हुई थी, ईस्वी में हुई थी। ये भी ईसा पूर्व में ही हुई, माफ़ करना, ये भी ईसा पूर्व में ही हुई, ईस्वी में कैसे हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन थे, आपको बहुत आगे तक लेकर जाएंगे, बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपके। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहें। वीडियो पसंद आई लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।